नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उस पर गौर करते हैं। हमारी वर्णमाला। कभी सोचा है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी ही क्यों आता है? मतलब इस क्रम का कोई खास लॉजिक है भी या नहीं? ऐसा लगता है जैसे ये बस यूं ही है। पर सोचिए, क्या हो अगर वर्णमाला को व्यवस्थित करने का एक बेहतर, एक ज्यादा साइंटिफिक तरीका मौजूद हो? तो चलिए मिलते हैं हिंदी वर्णमाला से। इसका मतलब ही है अक्षरों की माला। और जैसा कि हम देखेंगे, ये माला यूं ही नहीं पिरोई गई है। इसके हर एक अक्षर के पीछे एक कमाल का लॉजिक छिपा है। सबसे पहले वर्णमाला को साफ साफ दो हिस्सों में, दो परिवारों में बांटा गया है। एक तरफ हैं स्वर यानी वाउल्स, इन्हें भाषा की सांसें समझ लीजिए, और दूसरी तरफ हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स, जो इन सांसों को एक आकार देते हैं। ये पहला सुराग है कि यहाँ कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक चल रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले परिवार के बारे में जानते हैं। स्वर ये भाषा की सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल ध्वनियां हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हिंदी का ज्यादातर स्वर यानी वॉवल्स जोड़ों में आते हैं, पेयर्स में। एक छोटा स्वर जिसे ह्रस्व कहते हैं और एक लंबा स्वर जिसे दीर्घ कहते हैं। बस ध्वनि की लंबाई का फर्क है। सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। इसे ऐसे समझते हैं जैसे अनार, इसमें अ की ध्वनि छोटी है, जल्दी खत्म हो जाती है। और फिर है आम, इसमें आ की ध्वनि लंबी है, खींची हुई। देखा, बेसिक ध्वनि वही है, बस समय का अंतर है। कितना सहज सिस्टम है ना? अब चलते हैं दूसरे परिवार की तरफ, व्यंजन। और सच कहूं तो इस सिस्टम का असली जादू, इसकी असली प्रतिभा यहीं देखने को मिलती है। तो सबसे जरूरी बात, व्यंजनों को एक रैंडम लाइन में नहीं रखा गया है। नहीं, उन्हें एक ग्रिड में, एक टेबल में व्यवस्थित किया गया है। सोच के देखिए, ये आवाज का एक पीरियोडिक टेबल है, और ये टेबल इस बात पर आधारित है कि मुंह के अंदर आवाज कहां से निकल रही है। तो हमारा सफर शुरू होता है मुंह के बिल्कुल अंदर से, गले के पिछले हिस्से से। यहां से निकलने वाली आवाजों को कंठ्या कहते हैं। जरा सुनिए, पहली आवाज है का। सिंपल, इसमें कोई अतिरिक्त हवा नहीं है। अब बोलते हैं ख। महसूस हुआ, एक हल्का सा हवा का झोंका जुड़ गया है। क ख, एक ही जगह से, बस थोड़ी ज्यादा हवा के साथ। कितना शानदार है। चलिए अब मुंह में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ग्रिड में अगले स्टेप पर। अब जीभ ऊपर की तरफ मुंह की छत यानी तालू को छूती है। यहां आवाज है च, और फिर हवा के झोंके के साथ छ च छ। फिर से वही पैटर्न, जगह वही, बस हवा का थोड़ा सा फर्क। हम मुंह के अंदर इस मूवमेंट को सचमुच महसूस कर सकते हैं। सफर जारी रखते हैं। अगला स्टॉप, अब जीभ सीधा दांतों के ठीक पीछे छूती है। इन आवाजों को दंते कहते हैं। त बोलकर देखें, जीभ दांतों के पीछे लगती है ना। और अब थ, वही जगह, वही एक्शन, बस इस बार थोड़ी अतिरिक्त सांस के साथ। त थ, ये एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है। और आखिर में हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, मुंह का सबसे बाहरी बिंदु, हमारे होंठ। इन्हें ओष्ठ ध्वनियां कहते हैं। ये तो सबसे आसान है। प, जिसमें होंठ बस मिलकर खुलते हैं, और फिर फ, जिसमें वही हवा का झोंका जुड़ जाता है। प फ। तो देखा, हमने गले के अंदर से शुरू करके होंठों तक का पूरा सफर तय किया, एक सिस्टमैटिक, एक लॉजिकल क्रम में। तो आवाजें तो हमने देख लीं, एकदम साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित। लेकिन इन आवाजों से शब्द कैसे बनते हैं, ये जुड़ती कैसे हैं? इसके पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम काम करता है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, वो एक आबूगीड़ा सिस्टम है। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि हर व्यंजन के अंदर अ की ध्वनि पहले से ही अंतर्निहित है। उसे अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो पहले से ही उस अक्षर का हिस्सा है। जैसे क अक्षर को लीजिए, डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें अ की ध्वनि है, इसलिए यह क है। अब अगर हमें इसे की बनाना है तो हम पूरा अक्षर नहीं बदलेंगे, हम बस एक छोटा सा चिन्ह जोड़ देंगे जिसे मात्रा कहते हैं। बस यह कमाल का कुशल सिस्टम है। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो क्या समझ आता है? ये सिर्फ अक्षरों का एक रैंडम झुंड नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में हमारे मुंह का एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट, जो बताता है कि कौन सी आवाज कहां से और कैसे पैदा होती है। ये मानव भाषण का पूरा विज्ञान है जो अक्षरों के रूप में छिपा हुआ है। तो आखिर ये सिस्टम इतना शानदार क्यों है?
1. ये व्यवस्थित है, गले से होंठों तक। 2. ये ध्वन्यात्मक है, मतलब जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही बोला जाता है, कोई छिपे हुए नियम नहीं। और 3. ये बहुत कुशल है, मात्राओं के जरिए व्यंजन और स्वरों को खूबसूरती से जोड़ता है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी भाषा की लेखन प्रणाली इतनी खूबी से इस बात पर आधारित है कि हम आवाज़ें कैसे बनाते हैं, तो क्या ये सिस्टम हमारे सोचने के तरीके को, दुनिया को देखने के नज़रिए को भी आकार देता होगा? सोचने वाली बात है।